We are starting. So मीन्स ये एक मीन्स एक्चुअली हम लोग का बिजनेस है इन्वेस्टिंग बुल्स। हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं। मीन्स वी आर इनटू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एज वेल। तो इसमें क्या है कि अभी जैसे मैक्सिमम लोगों का जो अभी ट्रेड स्टॉक मार्केट में है, उन लोग का हैंडल जो है फंडामेंटल एनालिसिस पे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें बैलेंस शीट रीडिंग और बिजनेस एनालिसिस आनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं अच्छा काम कर रहा है, उसके बेसिस पे कौन सा बिजनेस आगे जाएगा। तो इसको लेके हर किसी का इसमें नॉलेज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम जो एक कॉमन नॉलेज है जो सबको ज़रूरी पड़ेगा, वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे स्टॉक, किस इस पर्टिकुलर स्टॉक में डिमांड आने वाली है, या किस पर्टिकुलर स्टॉक में अब डिमांड खत्म हो गई, वहां से वो बढ़ेगा नहीं, या बढ़ेगा तो स्लो स्पीड में बढ़ेगा, या वहां से डाउन जा सकता है। तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं, जो हमें बताता है मार्केट सेंटिमेंट। मींस एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेके या मार्केट को लेके लोगों का सेंटिमेंट कैसा है। तो इस वजह से हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब ज्यादातर लोग जो न्यूज़ देखते हैं या किसी पर्टिकुलर से अपना गाइडेंस लेते हैं, वो लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग बॉटम पे बाई करें और टॉप पे सेल करें, जो कि पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना। बट इस टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द मींस एक पॉसिबल बॉटम क्या हो सकता है। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा उससे और नीचे जाए, लेकिन कहाँ पे हमें सेफ्टी पर्पज से बाई कर लेना है। तो उसके लिए हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं। ठीक है। तो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट या जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि बॉटम में बाई करना और टॉप पे सेल करना पॉसिबल नहीं है, हमें उसके बीच में रहना है। क्योंकि हम लोग छोटे रिटेलर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट का डायरेक्शन वही लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी, कहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू करेगी, या कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। ये बड़े इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं। तो हमें उनको क्या करना है, फॉलो करना है केवल। अब फॉलो करने के लिए हमें उनके स्टॉक्स पे नजर रखनी रहेगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेबी ये अलाउ नहीं करता है कि बड़े इन्वेस्टर्स रिवील करें कि वो कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हमें मैक्सिमम उनके इन्वेस्टमेंट के बाद पता चलता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो हमें अगर अगर हम उनको फॉलो कर सकते हैं, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज कर सकते हैं, या उतनी स्पीड से नहीं जितनी स्पीड से बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं, बट उनको फॉलो करके हम अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। तो इसके लिए हम टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है, जो एक पर्टिकुलर स्टॉक या मार्केट को वैल्यू को लेके या उसके वॉल्यूम को लेके एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं, और उसको यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो हमें स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो यहाँ से आगे जाएगा, या पास्ट में उसका ट्रेंड कैसा था या पैटर्न कैसा था। ये हमें इंडिकेटर से पता चल जाता है। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जब हम इन इंडिकेटर्स को यूज करते हैं तो उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब ये इंडिकेटर्स हमें क्या हेल्प करते हैं कि कहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, मींस वहां पे बाइंग एकदम फिनिश होने जा रही है, और यहाँ से अब कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिटेलर्स को या इन्वेस्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक की वैल्यू अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमें वो एरिया फाइंड करना है कि जहां पे स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड हो चुका है मींस अब वहां सेलिंग नहीं होगी, अब वहां से बाइंग स्टार्ट होगी। तो ये हमें दोनों डायरेक्शन बता सकता है कि कहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी, कहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अगर हम जीरोधा में या किसी में भी जाएं तो हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे। आरएसआई मिलेगा, मूविंग एवरेज मिलेंगे, एमएसीडी मिलेगा, बॉलिंगर बैंड मिलेगा। लेकिन इसमें से हमें बेस्ट इंडिकेटर फाइंड करने हैं जो हमें फ्यूचर का बता सके।
तो ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें फ्यूचरिस्टिक बताते हैं उनको हम बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। सो सॉरी, लीडिंग इंडिकेटर। जो हमें फ्यूचर का बताते हैं उनको बोलते हैं हम लीडिंग इंडिकेटर। मींस वो हमें फ्यूचरिस्टिक बता रहे हैं कि आगे में इस स्टॉक में स्ट्रेंथ आने वाली है या नहीं आने वाली है। और लैगिंग इंडिकेटर होते हैं जो हमें पास्ट का बताते हैं कि पास्ट में ये स्टॉक कैसे चल रहा था, उसका ट्रेंड कैसे था। तो उनको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर, जो हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये हो गए दो टाइप के इंडिकेटर्स। अब लीडिंग इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये प्राइस के आगे की हमें कहानी बताते हैं या प्राइस के आगे के मूवमेंट के बारे में इंडिकेट करते हैं कि आगे कैसी चाल रहेगी एक पर्टिकुलर शेयर की या मार्केट की, या अगर इसको कमोडिटी में भी हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसलिए इनको लीडिंग इंडिकेटर्स, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। इसका सिंपल सा है कि ये हमें आगे के बारे में बताते हैं कि कहाँ से हमारी स्टॉक में सेलिंग स्टार्ट होगी और कहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी। सो लीडिंग इंडिकेटर्स में हमारे आते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, पैराबोलिक सार और स्टोकास्टिक। ये नॉर्मल लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो हमें आगे के बारे में हेल्प करते हैं। लैगिंग इंडिकेटर होते हैं जो हमें पास्ट के मूवमेंट के बताते हैं। तो ये बताते हैं कि ऐसा हुआ था क्योंकि ये ट्रेंड था। ये हमें चेंज ऑफ ट्रेंड पास्ट में बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, बट फ्यूचर के बारे में नहीं बताते हैं। तो इससे भी हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस से हम नहीं कह सकते कि आगे का कैसा रहेगा मूवमेंट। तो कॉमन लैगिंग इंडिकेटर्स हैं एमएसीडी और मूविंग एवरेज। सो आज हम जो यूज करने जा रहे हैं उसको हम लीडिंग इंडिकेटर बोलेंगे और उस पर एनालिसिस हमारी रहेगी। सो हम आरएसआई को यूज करके चेक करेंगे। आरएसआई बेस्ट इंडिकेटर है जो हमें स्टॉक्स के बारे में या मार्केट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। सो जनरली जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या दिखेगा कि मोस्टली ब्रोकर के चार्ट पे आरएसआई 14 डेज का होता है। सो इसको हम प्लॉट करेंगे तो देखेंगे जनरली हर स्टॉक का आरएसआई वैरी करता है 0 से 100 के बीच में। और टेक्निकली ये बोला जाता है कि अगर आरएसआई 1470 के ऊपर गया मीन्स वहां पे वो ओवरबॉट हो चुका है, अब वो किसी भी टाइम नीचे आ सकता है। या आरएसआई जब 30 के नीचे जाता है तो वो ओवरसोल्ड हो चुका है, बट अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी। जरूरी नहीं है कि वो 30 के नीचे जाते ही ऊपर जाने लगे स्टॉक, हो सकता है 20 तक जाए, या कोई न्यूज है ऐसी जहां पे हमें स्टॉक्स के बारे में जो है देखना पड़ेगा कि वो 30 के नीचे गया है तो क्यों गया है। तो अगर वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज है कि जैसे यस बैंक की न्यूज आई थी कि वो डाउन गया, अब वहां पे 30 के नीचे ही जाते हम बाई कर लेते तो वो उस समय बहुत ड्रास्टिकली डाउन गया था और आज हमारा लॉस होता। तो हमें, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसमें न्यूज भी चेक करनी पड़ेगी कि वो स्टॉक में कोई ऐसी बड़ी न्यूज तो नहीं है कि ये नीचे क्यों जा रहा है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है। पहली चीज इंडिकेटर्स का, प्लस थोड़ी बहुत अगर हम न्यूज चेक कर सकते हैं तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट न्यूज हम बेनिफिशियल होती है मोस्टली इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स वो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बट ट्रेडर्स जिनको एक महीना हफ्ते भर के लिए या एक दिन इंट्राडे के लिए करना है, उनके लिए न्यूज का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में या स्टॉक में चेंज विद इन अ डे या विद इन अ वीक नहीं आता है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए वहां पे न्यूज का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है और टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। सो जैसे 70-30 है, किसी किसी स्टॉक्स में 80-20 भी होता है। तो ये आरएसआई की वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहेगी, ये स्टॉक्स टू स्टॉक्स चेंज होती रहती है। जहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो मीन्स जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो रेयरली कभी 30 के नीचे जाते हैं, 30 या कभी वो 40 के नीचे भी नहीं जाते हैं। तो उसमें हमें हर स्टॉक्स के देखना पड़ेगा कि पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, वो क्या कभी 30 के नीचे गया था। तो इसमें जैसे बड़े स्टॉक्स जैसे अडानी इंटरप्राइजेज, रिलायंस या डी मार्ट, ये सब बहुत रेयरली 30 के नीचे जाते हैं। तो हमें हर स्टॉक की परफॉर्मेंस चेक करके उसमें देखना पड़ेगा कि ये 30 के नीचे जाता है कि नहीं।
या इसका कौन सा बाइंग लेवल है, क्या आरएसआई इसका जब 40 होता है तभी इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाती है या 50 पे ही इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाती है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये हमें 70-30 का जोन रखना रहेगा या 80-20 का जोन रखना रहेगा। तो ये कॉमन है कि मीन्स जब टॉप होता है मीन्स 70 के ऊपर जब आता है आरएसआई, तो वो ओवरबॉट जोन में या टॉप हो चुका रहता है मार्केट का या स्टॉक्स का। और जब 30 के नीचे होता है तो मैक्सिमम टाइम वहां पे हमें बॉटम मिलने के चांस रहते हैं। और ये नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में है, मीन्स जब मार्केट ऊपर या नीचे भाग रही है तब ये ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। बट जनरल मार्केट में भी ये किसी सिनेरियो में भी काम करेगा, ये मैं आपको शोकेस करूंगा कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। अब इसका एक और कॉम्बिनेशन है प्राइस एक्शन से। आरएसआई हमें नॉर्मली नहीं यूज करना है, आरएसआई हमें विद द हेल्प ऑफ प्राइस भी यूज करना है। तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। हमें प्राइस में या आरएसआई और प्राइस के कॉम्बिनेशन में डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें दो टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं। बियरिश डाइवर्जेंस मींस जहां पे प्राइस ऊपर जा रहा है बट आरएसआई नीचे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। और बुलिश डाइवर्जेंस होता है जहां पे प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर जा रहा है। तो अगर वो ऊपर जा रहा है मींस यहां से प्राइस कभी भी ऊपर जाने के स्टार्ट कर सकता है। इसको हम चार्ट में बहुत क्लियरली अभी आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हो गया सिंपल, ये थी हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी। अब इसको कैसे हम यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कैसे हम यूज करेंगे ट्रेडिंग पर्पस के लिए, उसको हम देखेंगे। अब इन्वेस्टमेंट में जब हम यूज करेंगे तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जहां पे भी आरएसआई 14, 70 और 30 का जोन डिफाइंड है, लेकिन जो मैंने पास्ट एक्सपीरियंस से या अपने स्ट्रैटेजी से आइडेंटिफाई किया है कि 14 की जगह अगर हम 11 यूज करें तो कैसे होगा। मैं अभी जीरोधा का चार्ट ओपन करूंगा, निफ्टी पे है ये। अब इसमें क्या है, एक मिनट। इसमें हम लोग स्टडीज में जाके इसमें आरएसआई लगाएंगे, नॉर्मल आरएसआई नहीं, आरएसआई डाइवर्जेंस। चार्ट दोनों का सेम रहेगा बट जीरोधा यहाँ पे डाइवर्जेंस के थ्रू हमारी हेल्प करता है कि कहाँ पे बुलिश और कहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। तो इसको जैसे ही हम लगाएंगे इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसा मैंने बोला 14 की जगह हम लोग 11 का कॉम्बिनेशन, 11 का पीरियड का आरएसआई यूज करेंगे और इसमें हम जोन बनाएंगे 70 और 30 का। और इसमें अभी आरएसआई की लाइन नहीं स्ट्रॉन्ग मतलब शोकेस हो रही है, तो इसको हम थोड़ा सा लाइट कर देंगे, ठीक है। और इसको जोन को भी हम ग्रे हटा देंगे। हाँ, अब ये हमें अच्छे से दिख रहा है। डाइवर्जेंस क्या हुआ कि मीन्स यहाँ पे निफ्टी 50 नीचे जा रहा था, यहाँ पे उससे और नीचे गया, लेकिन आरएसआई में हम देखेंगे कि आरएसआई का ऊपर गया है। तो ये हमें डाइवर्जेंस मिल गया कि प्राइस तो नीचे गया लेकिन आरएसआई का मूवमेंट अप साइड पे है। तो यहां से हमें कंफर्मेशन मिल गया कि अब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कुछ दिन के लिए आरएसआई अप साइड रहेगा, और वैसे ही आरएसआई अप साइड गया। अगर कभी हम इसको रेड में देखना है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर के साइड गया लेकिन आरएसआई डाउनवर्ड जा रहा था। तो इसको बोलेंगे हम बियरिश डाइवर्जेंस, कि प्राइस वाज इंक्रीजिंग बट आरएसआई वाज डिक्रीजिंग। सो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है और देखेंगे हम कि लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में ड्रॉप आया, ऑलमोस्ट 10% 15% का ड्रॉप आया था। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में कहाँ पे बाइंग आने वाली है, कहाँ पे सेलिंग आने वाली है। अब जब हम इसको देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के थ्रू, सो इन्वेस्टमेंट पर्पस के थ्रू हमारा मोटिव होता है कि हम एटलीस्ट 2 साल 3 साल या 1 साल के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। तो वो जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है,
वो जोन आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको डेली बेसिस पे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होता है हमारा तो हम इसको डेली स्टॉक्स में जाके नहीं चेक करते हैं कि वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। हम 5% या 10% के ड्रॉप के लिए अपना इन्वेस्टमेंट निकालते नहीं है। तो उसमें क्या करना है, हमें इंस्टेड ऑफ डेली के हमें मंथली पे जाना है। अब जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मार्केट किसी न्यूज की वजह से नहीं गिरती है, मार्केट गिरती है क्योंकि वहां पे ओवरबॉट जोन आ चुका है। अभी मार्केट गिरी है तो इसका रीजन ये नहीं है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर था, मार्केट ओवरबॉट पहले से ही हो चुकी थी। इसमें जैसा हम देखेंगे कि अक्टूबर में ही क्या हुआ था, पहले एक तो पहले से ही वो ऊपर चली गई थी 70 के ऊपर, और प्लस अक्टूबर में क्या दिखा कि यहाँ पे बियरिश डोजी कैंडल बन गया था। तो ये कंफर्म करता है कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप होगा। अब जैसे मैंने पहले बताया कि हर स्टॉक का, हर इंडेक्स का जोन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने 70-30 रखा था, लेकिन पास्ट में हम देखेंगे कि निफ्टी जब कब ड्रॉप करता है, जब भी वो इस लेवल पे आ जाता है। ये कौन सा लेवल है, ऑलमोस्ट 80 हम रख लेते हैं, 85 दिखा रहा है, लेकिन ईज ऑफ यूज के लिए हम इसको 80 रख लेते हैं इंस्टेड ऑफ 70। और ये कब ऊपर जाता है, जब भी ये 30 के आसपास आ जाता है तब ये यहाँ से फिर ऊपर जाने लगता है। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें ये जोन आइडेंटिफाई करते हैं कि जब भी निफ्टी जीरो पे आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा 2007 में ये मार्केट गिरी थी, उसका रीजन था कि जो है लेमन ब्रदर्स और सत्यम सब कुछ आ गया था, लेकिन मार्केट उससे पहले ही ओवरबॉट जोन में पहुंच चुकी थी। मार्केट का आरएसआई उससे पहले ही बहुत ऊपर हो गया था। तो इस वजह से बस छोटी सी एक न्यूज आनी थी, और न्यूज के बेसिस पे वहां पे मार्केट में डाउनफॉल आ गया। और मार्केट में डाउनफॉल आते ही अच्छा खासा करेक्शन आया। देखिए जैसे मतलब 6400 से मार्केट ऑलमोस्ट 2400 4000 पॉइंट्स का, मीन्स ऑलमोस्ट 60% डाउन चली गई थी मार्केट। और अगर हमने यहाँ पे बाइंग की होती तो फिर हमें प्रॉफिट होता कि मीन्स ऑलमोस्ट विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स मार्केट फिर से 3 टाइम्स हो गई, 2000 से 6000 पहुंच गई। सो ये हमारा बाइंग जोन होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में लोग क्या करते हैं कि मार्केट अच्छा जब उठेगी तब बाइंग करेंगे, लेकिन हमें बाइंग कहाँ करनी है, जब भी वो एकदम नीचे गिर रही है। तो यहां से हम बाइंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जब तक कंप्लीट डाउनफॉल नहीं होगा वो नहीं उठेगी। कुछ ऐसे पर्टिकुलर शेयर रहते हैं, अच्छे शेयर्स, जिसमें डाउनफॉल का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन उसमें भी अगर हम बाइंग एकदम लोएस्ट पॉइंट पे करेंगे तो वो हमारा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे ही ये डाउनफॉल आया, यहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी पहुंच गया ऑलमोस्ट 30 के नियर, हमें यहाँ पे बाई करना था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2008। यहाँ पे अगर हम बाई करते, निफ्टी 2500 से ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 टाइम्स 6300 तक ग्रो किया 2 साल में। मीन्स आपका पैसा अगर अच्छे स्टॉक में है तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ देता। निफ्टी में 2.5 टाइम्स 2.5 गुना हुआ था। लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं जैसे बजाज फिनेंस, या हमारे पास इसकी लिस्ट है पूरी, बजाज फिनेंस पे हम देखेंगे तो इसमें आपको ग्रोथ दिखेगी बहुत अच्छी, कि इस टाइम पे अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज हमारा पैसा बहुत अच्छा होता। या बर्जर पेंट है या टाइटन है, ये सब ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसपे मार्केट का कोई असर नहीं होता या बहुत कम असर होता है। तो हमें उस पॉइंट पे बाइंग करनी है इंस्टेड ऑफ टॉप पे। ठीक है, तो ये जोन हमें आइडेंटिफाई करके तब हमें हेल्प मिलेगी, या मार्केट से तब हम ज्यादा गेन ले सकते हैं। जैसे 2008 के डाउनफॉल के बाद, जब डाउनफॉल खत्म हुआ अक्टूबर 2008 में, फिर उसके बाद हमें बाइंग स्टार्ट करनी थी। अब ये डाउनफॉल अभी खत्म नहीं हुआ है, सॉरी ये ग्रोथ अभी खत्म नहीं हुई है। 6400 के पास आया, थोड़ा सा डाउन फिर गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया, लेकिन हमें सेलिंग नहीं करनी थी क्योंकि ये पूरा कंप्लीट
ग्रोथ फिनिश नहीं हुई है। कंप्लीट ग्रोथ फिनिश कहाँ पे हुई, जब ये 80 के ऊपर क्रॉस कर गया, मींस यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि 2500 से मार्केट ग्रो होके ऑलमोस्ट 9000 तक आ गई, ऑलमोस्ट 4 गुना होगी मार्केट। सो ये हमारा ग्रोथ पॉइंट था। अब 2015 में फिर से जो है, जब मार्केट मार्केट ओवरबॉट हो गई, तो यहाँ से फिर से स्लम्प आया। और देखेंगे केवल हमारा जनवरी 2015 से एक साल में हमारा मार्केट पूरा फॉल आया। उतना फॉल नहीं आया, 9000 से केवल 6-7,000 तक 30% का फॉल आया। और फिर हमें यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करके 2016 से बाइंग हमें कंटिन्यू करनी थी यहाँ पे। और जनवरी 2018 यहाँ पे हमारा अच्छा ग्रोथ आया, 9000 से ऑलमोस्ट 11,400 तक ये ऊपर पहुंच गया। अब इसके बाद देखेंगे कि मार्केट ग्रो तो कर रही थी, लेकिन आरएसआई डाउन जा रहा था। तो इस पीरियड में अगर हम कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड भी आप उठा के देखो, फ्रॉम 2018 टिल 2020 कोई भी म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट उतना स्पीड नहीं था, मार्केट ओवरबॉट हो चुकी थी, बस थोड़ी बहुत बाइंग आ रही थी। और 2018 से 2020 तक कोई न्यूज ही नहीं आई कि जहां पे उसको डाउनफॉल मिल सके। लेकिन जैसे ही 2020 के स्टार्टिंग में जैसे ही न्यूज आई कि हाँ पेंडेमिक या कोविड आने वाला है, मार्केट ने तुरंत अपना डाउनफॉल मारा और ये फिर से 30 के नीचे आ गया। हमें फिर से यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करनी थी मार्च 2020 में। और उसके बाद सभी लोग जानते हैं कि मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दी, फ्रॉम 7,500 पॉइंट्स आज 18,000 पॉइंट तक जो है मार्केट उठा, ऑलमोस्ट 2.5 गुना हुआ है यहाँ पे। फिर से जैसे यहाँ पे 2.5 गुना हुआ था, वैसे यहाँ पे 2 साल में मार्केट फिर से 2.5 गुना हुआ। और बहुत सारे शेयर्स जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% हो गए थे, 50% उसमें डाउनफॉल आ गया था, यहाँ पे अब वो 4 गुना 5 गुना, कुछ कुछ शेयर 10 गुना भी हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें किस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करना है और हमें अपने इन्वेस्टमेंट को किस पॉइंट पे निकालना है। तो ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। लेकिन अब क्या है, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट करना है, निकालना है, तो क्या हम अपने पैसे को इस पॉइंट पे मीन्स 2018 में या 2000 अभी जैसे डाउनफॉल आए, तो क्या हम अपने पैसे को इस समय निकाल के रख लें? नहीं, इस समय हमें दूसरे और इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं जहां पे मार्केट डाउन भी है तो ग्रो होता है। वो कौन सी चीज है? गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर जब मार्केट डाउन होता है तो उसमें इंक्रीज होता है। सो इसलिए हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके फिर अपना इंक्रीज कर सकते हैं। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज के समय हमारे पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, लेकिन उसमें लॉक इन होता है 5 साल का, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे है गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बीज, गोल्ड शेयर, ये हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो इसमें देखेंगे हम क्या, कि जब भी जो है मार्केट में डाउनफॉल आता है तो गोल्ड गोल्ड में इंप्रूवमेंट होता है। अब ये देखो, आप 2018 में अपना इन्वेस्टमेंट आपको निकाल लेना था क्योंकि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी थी, और आपको गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड शेयर में लगाना था। और वहां पे अगर आपने गोल्ड में लगाया होता तो आप देखो ये 27 या 28 रुपीज से 2020 तक या 2020 के मार्च तक ये ऑलमोस्ट 50 पे चला गया, मींस इसमें पैसा डबल हुआ। और फिर यहां से निकाल के हम अगर जब मार्केट डाउन हुआ फिर से हमें शेयर्स में लगाना था। तो इस तरह हम अपना सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे अक्टूबर में गोल्ड यहाँ पे चल रहा था 41 या 42 रुपीज, और अभी जब मार्केट डाउन हो रही है तो अभी 42 रुपीज से फिर 50 रुपीज पहुंच चुका है गोल्ड। लास्ट मंथ, इस मंथ का हाई 50 रुपीज है, मीन्स ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हो चुका है गोल्ड में। मार्केट डाउन जा रही है लेकिन गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो इस तरह हम अपना रोटेशन कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब सेम चीज हमें लगानी है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो हम ट्रेडिंग में क्या करेंगे कि इसको हम जो चार्ट है इसको हम डेली बेसिस पे कर देंगे। ट्रेडिंग में हमारा मैक्सिमम हम रखते हैं अपना ये इन्वेस्टमेंट या अमाउंट 1 महीने के लिए, 1 महीने या 3 महीने के लिए, जब तक वो अपना
टारगेट ना मीट कर ले। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे कि दिसंबर 20 को निफ्टी ऑलमोस्ट डाउन आ गया था, 30 के नीचे चेक किया, और फिर उसके बाद हम देखेंगे एक महीने में से पहले ही उसने ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स, आप बैंकिंग उठा लो, फार्मा उठा लो, कोई भी स्टॉक उठाओ, आपको दिखेगा हर किसी में ऑलमोस्ट 15% 20% का इंक्रीज हुआ था। लेकिन इसमें क्या है कि हमें ट्रेडिंग में क्या जैसे है कि हमें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है कि हमें कब निकालना है और कब रखना है। इन्वेस्टमेंट में हमें मॉनिटर बहुत कम टाइम के लिए करना पड़ता है। तो ये रेंज हम यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग में निफ्टी का है कि इसको हम इंस्टेड ऑफ 80 ये हमें 70 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब भी ये 30 के नीचे जाता है तब हमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके बाई करना है, और जब भी ये ऊपर जाता है 70 के ऊपर तब हमें सेल करना है। सो ये हमारा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेली जाके देखना है कि निफ्टी वहां पहुंचा नहीं, या पर्टिकुलर स्टॉक्स वहां पे अपने ओवरबॉट जोन में पहुंचा कि नहीं। सो इस तरीके से हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज क्या है कि हमें क्या हम इससे और यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं जाऊंगा अपना, ये चार्टिंग वेबसाइट है, जिसको जिसको नहीं मालूम है, charting.com करके वेबसाइट है, जहां पे हम अपने स्कैनर्स क्रिएट कर सकते हैं। स्कैनर्स क्या होता है कि जहां पे हम डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज करके अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, अपनी एल्गो बना सकते हैं, और उसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी और ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी। तो डिफरेंस क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम जब करेंगे तो हमारा पीरियड जो है लॉन्ग रहेगा, मंथली बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम कर रहे हैं तो उसको हम अपने हिसाब से, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट्स के चार्ट पे कर सकते हैं, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो हम डेली बेसिस के चार्ट पे कर सकते हैं, अगर हम मीडियम टर्म के लिए कर रहे हैं तो वीकली बेसिस के चार्ट पे कर सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे करते हैं। सो इसमें जैसे आपको मैं दिखाऊंगा कि टर्न अराउंड स्टॉक्स। अब टर्न अराउंड स्टॉक्स मीन्स ऐसे स्टॉक्स जो हमें मीन्स मल्टी बैगर हो सकते हैं हमारे लिए, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब जो स्टॉक्स मल्टी बैगर हो सकते हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी कि उसकी वैल्यू बहुत लो होगी, बिजनेस अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा, बिजनेस अच्छा है मीन्स इन्वेस्टर्स को और रिटेलर्स को उस पर कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छा करेगा फ्यूचर में, लेकिन उसकी किसी रीजन से उसके स्टॉक की वैल्यू बहुत कम हो गई है, उसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग या पी मीन्स प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो वहां पे हमें आएगा कि हम उसमें भी लोवेस्ट पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उससे हम चेक कर सकते हैं कि वो मल्टी बैगर होगा कि नहीं। थोड़ी बहुत अगर हम न्यूज चेक कर लेंगे तो परफेक्टली वो हमारे लिए मल्टी बैगर ही हिट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जो 10 इयर्स के लोएस्ट पॉइंट पे, मीन्स 10 इयर्स में, लास्ट 10 इयर्स में जो था उससे 10% के कम पे वैल्यू पे है। मीन्स अगर पिछले 10 साल में उसका हाई था 100 रुपए, आज वो 10 रुपए से कम पे ट्रेड कर रहा है, हमें ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। और उसके बाद मंथली RSI 11, यहाँ पे देखिए हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैश सेगमेंट में इसमें हम डिफरेंट सेगमेंट चेंज कर सकते हैं, इंडाइसेस में लगाना है या निफ्टी 500 में लगाना है या फ्यूचर्स में FNO के स्टॉक्स में लगाना है। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कैश सेगमेंट में, मीन्स हमें सारे स्टॉक्स की लिस्ट स्कैन करनी है, जहां पे मंथली क्लोज मीन्स इस महीने का क्लोज पिछले 10 साल मीन्स 120 महीने के हाई से 10% मीन्स 0.1 टाइम्स है, और लेकिन उसका RSI भी 30 से नीचे है। स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जो पिछले 10 साल के अपने लोएस्ट पे, मीन्स उनकी जो स्टॉक्स वैल्यू पिछले 10 साल में जो हाई था उसके 10% से भी कम पे आ गई है, ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। और प्लस उनका मंथली RSI भी 30 के नीचे आ गया है। सो उसको जब हम यहाँ पे इस वेबसाइट charting.com पे हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो उसमें हम जब जाके चेक करेंगे तो ये हमें दिखेगा, और इसमें हमें क्या दिख रहा है, मीन्स ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है या लंबा बार है, ये हमारा क्या है, मार्च 2020 का।
जब मार्केट भी अपने लोएस्ट पॉइंट पे थी, उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 50 मल्टी बैगर स्टॉक्स मिले थे। और उसके बाद से हमें फिर मई में मिले, फिर उसके बाद जुलाई में मिले, और फिर थोड़े थोड़े स्टॉक्स मिले हैं। तो हम जुलाई में देखेंगे कि जुलाई में हमें दो स्टॉक्स मिले, जीएफएल लिमिटेड और होव्स, जुलाई 2020। और इसका चार्ट हम देखेंगे मंथली बेसिस पे। सो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे कि लास्ट 5 इयर्स का और मंथली बेसिस पे। अब इसमें हम देखेंगे क्या कि मीन्स 2020 जुलाई, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये डाउन गया था जुलाई में 80 रुपीज पे, लेकिन नेक्स्ट मंथ ही ऑलमोस्ट 106 रुपीज का। मल्टी बैगर तो नहीं साबित हुआ, लेकिन ये तो हमें इसमें न्यूज भी चेक करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक्स हमारे मल्टी बैगर ही हों, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ऐसे स्टॉक्स हमें मल्टी बैगर मिल जाते हैं। जैसे ये है, जुलाई में हमारा ये स्टॉक था 34 रुपीज पे, और फिर उसके बाद इसने हाई बनाया था 80 रुपीज का या 87 रुपीज का, मीन्स ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया। तो इस तरीके से हम आरएसआई प्लस स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मल्टी बैगर है कि नहीं। तो जैसे इस टाइप के स्टॉक्स को एग्जिट कैसे करें? हाँ, इस टाइप के स्टॉक्स में अगर एंट्री लिया, फिर एग्जिट करने का क्राइटेरिया क्या डाले? तो इसमें एग्जिट करने का क्या है, मीन्स देखो, एक तो ये मल्टी बैगर स्टॉक है, तो इसमें क्या है कि ये हमारे पैसे को बहुत बढ़ाएगा, लेकिन इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। सो इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा इसमें नहीं लगाना है। तो अगर हम 10% ही केवल लगा रहे हैं तो लॉस होने का चांस भी कम है। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है इसमें कि अगर ये 50% तक गिरता है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर 1 लाख है, उसमें से हम केवल 10,000 इसमें लगाएंगे। और ऐसा नहीं कि एक ही शेयर में, जितने शेयर हैं उसमें से हमें बेस्ट शेयर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और फिर उसमें हम 10,000 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके लगाएंगे। तो अगर हम 10 शेयर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हर किसी में हम 1,000 लगाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर दूसरी स्ट्रेटेजी क्या आएगी इसमें, इन्वेस्टमेंट के बाद जब भी ये डबल होता है, हमें उसमें से अपना 50% अमाउंट निकाल लेना है, या 50% स्टॉक्स हमें सेल कर देने हैं। तो वहां पे हमारा सेफ्टी कवर हो जाएगा कि मीन्स हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो रिकवर हो गया। अब वो स्टॉक जीरो भी हो जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी होती है मल्टी बैगर में। लेकिन अगर उसको आगे जाके हमें फिर से उसमें प्रॉफिट लेना है, तो उसके लिए हम फिर से, अगर वो दुगना हुआ है फिर उसके बाद 4 गुना होता है, तो हमें फिर से 25%, पहले पहले लॉट में हमने 50% एग्जिट किया, फिर उसके बाद 4 गुना हुआ, तो फिर उसमें से हम 25% और निकाल लेंगे, और बाकी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अच्छा खासा प्रॉफिट था वो हम निकाल चुके हैं। तो ये टाटा मोटर डीवीआर है। इसमें क्या है, इसको करना था मई मंथ में देखेंगे हम कि यहाँ पे इसका आरएसआई नीचे आया था, ये मार्च में भी नीचे आया होगा। यहाँ से 29 रुपीज से 260 रुपीज तक गया। ठीक है, ऑयल काउंट अब, ये सब छोटे छोटे शेयर्स हैं, इसकी अगर हम थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो वो हमें और अच्छा रिजल्ट देंगे। जून में ये आया था 3 रुपए 20 पैसे, बहुत छोटे शेयर हैं, 1,000 रुपए डालते हमें 300 शेयर मिल जाते। और 3 रुपए 20 पैसे से फिर इसने हाई बनाया है 12 रुपए का, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। तो ये हमें स्ट्रेटेजी आराम से हमें मल्टी बैगर स्टॉक दे चुकी है। धार शुगर बहुत अच्छा ग्रो किया है, शुगर स्टॉक्स मीन्स ये मई मंथ में 4 रुपए 40 पैसा था, और फिर इसने जो है एक साल में ही जून 2021 में ये 29 रुपीज पे, मीन्स ऑलमोस्ट 8 गुना इसने बेनिफिट दिया है। नेक्स्ट मंथ ये 35 रुपीज का हाई बनाया था। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि सेम लेवल पे अगर आ जाए, तो हम अगर यहाँ पे बाई किया है
पास्ट में स्टॉक ने यहाँ से डाउन जाना शुरू किया था, तो हमारा टारगेट भी हम रख सकते हैं कि ये हमारा 35 रुपीज का टारगेट है। तो जरूरी नहीं कि सेम पॉइंट पे हम एग्जिट करें। मई में हमने बाई किया 4 रुपए 40 पैसे पे, नेक्स्ट मंथ ये देखेंगे 8 रुपए 40 पैसे आ गया, हम इसमें से अपना 50% स्टॉक एग्जिट करके बैठ जाते हैं कि अब ये जहां भी जाएगा जाने दो, जो भी है हमारा प्रॉफिट है, लॉस नहीं है इसमें कहीं से। और फिर जब भी ये 35 रुपीज पे आया था, हम एग्जिट कर देते, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। कोई भी स्टॉक नहीं, मधु कौन है, यहाँ पे हमने मई मंथ में या मार्च मंथ में 1 रुपए 60 पैसे पे अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, इसने अभी 3 महीने पहले जब मार्केट पूरा ऊपर थी, 1 रुपए 60 पैसे से ये 11 रुपए 60 पैसे तक गया। तो अगर हम 1,000 रुपए डालते 1 रुपए 60 पैसे पे, हमें ऑलमोस्ट 160 शेयर मिलते हैं, 160 नहीं सॉरी 700 शेयर मिलते हैं अराउंड। सो 700 शेयर मीन्स 700 इंटू 10 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट, हमें ऑलमोस्ट 1,000 का 7,000 रुपए प्रॉफिट मिल जाता। नहीं तो अगर हम तुरंत 3 रुपए 20 पैसे पे एग्जिट भी करते, तो भी हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। तो ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं हम अपना मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए। रेणुका शुगर्स है, इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। जब भी डाउन गया, ये 4 रुपए 65 पैसे से 40 रुपए तक आया। तो ये देखेंगे हम कि मीन्स ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर सारे स्टॉक्स ने हमें 10-10 गुने पैसे करके दिए हैं। तो अगर हम 10,000 रुपए लगाते, 50% एक्यूरेसी भी मैं लेके चल रहा हूँ। सो और 5 गुना, 10 गुना छोड़ो, मैं 5 गुना लेके चल रहा हूँ। 10,000 रुपए का आधे स्टॉक्स में चला जाता, मीन्स डूब जाता, जीरो हो जाता पैसा। लेकिन आधे स्टॉक्स में 5,000 का अगर हमारा 5 गुना भी होता, तो 25,000 हो जाता। तो हमें इसमें लॉस नहीं है कहीं से, छोटा थोड़ा पैसा लगाना है। मल्टी बैगर स्टॉक्स में कभी भी हमें लंबा पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैक्सिमम अपने इन्वेस्टमेंट का 10% लगाना है, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, ये हो गया हमारी मल्टी बैगर स्ट्रेटेजी स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए, मीन्स स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए। अब सेम चीज हम लगा सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स या एफएनओ स्टॉक्स। मीन्स एफएनओ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे मीन्स बड़ी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ या 500 करोड़ से ऊपर रहता है। तो उसमें कैसे करना है, इसमें हमें सीधे डालना है कि आरएसआई जब भी मंथली में 30 से नीचे चला जाए, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करके उसमें लगा देना है। इसमें 10 गुना नहीं होगा पैसा, लेकिन इसमें ग्रोथ अच्छी रहेगी। सो मल्टी बैगर स्टॉक्स जैसे ओएनजीसी, आईटीसी, पीएनबी, कोल इंडिया, ये नवंबर 2020 में नीचे गए थे। सो इसमें क्या होगा, मीन्स ओएनजीसी गवर्नमेंट कंपनी है, कभी बंद नहीं होगी, अभी डाउन चल रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि इससे डाउन जाना मुश्किल है, डाउन जाएगा तो हम उसको और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, बंद नहीं होगी। अब हम नवंबर 2020 से इसमें देखेंगे कि ये आ गया हमारा अक्टूबर में नीचे गया था। इसके कंफर्मेशन के लिए हम 1 महीना और वेट करेंगे कि नीचे से ये फिर ऊपर गया। तो अगर हम 80 रुपए पे इसको खरीदे होते, आज के समय ये 180 रुपए पे चल रहा है, 2.5 गुना या 2.25 गुना हो चुका है। अब ये देखेंगे हम कि पिछली बार यहाँ से 172 रुपए से ये नीचे जाना शुरू किया था, तो हमारा टारगेट भी हम सिंपल 172 रुपए पे रख के चल सकते हैं। तो इस तरीके से हम बड़े स्टॉक्स में कब इन्वेस्ट करना है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आईटीसी था, नहीं बढ़ा, लेकिन अगर हम इसको लोएस्ट पॉइंट पे इन्वेस्ट करते, नवंबर में या मार्च में भी इन्वेस्ट करते, तो 169 रुपीज या 170 रुपए से ये ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले 260 रुपए तक जा चुका है। 100 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है। तो ये बड़े शेयर्स हैं, इससे प्रॉफिट कम होगा लेकिन अच्छा होगा। हमें इसमें डायरेक्ट पता चल सकता है कि किस पॉइंट पे इन्वेस्ट करना है। पीएनबी था, अच्छा स्टॉक नहीं है, नवंबर में हमने किया होता, सॉरी यहाँ पे तो 26 रुपए पे चल रहा था। उसके बाद इसने 3 महीने में हाई बनाया 46 रुपए का। तो अच्छा खासा प्रॉफिट, मीन्स ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट हमें मिला इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए
कैश में, इक्विटी में, जहां पे हम मल्टीबैगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो स्टॉक्स जो हमें कब इन्वेस्ट करना है, एफएनओ के स्टॉक्स जहां पे मीन्स ये पक्का है कि ये कंपनी बंद नहीं होगी, पीएनबी बंद नहीं हो सकता, तो इसमें हम सेफली अपना ज्यादा अमाउंट भी लगा सकते हैं। वहां पे हमने अपने इन्वेस्टमेंट का 10% लगाया था, यहाँ पे हम अपने इन्वेस्टमेंट का 40% लगा सकते हैं। मीन्स अगर हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 40,000 हम अपना आराम से इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब फिर आता है हमारा ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी मैंने बताया डेली बेसिस पे चार्ट आइडेंटिफाई करना है, और उसमें हमें कोई भी स्टॉक्स हम लेंगे। टीसीएस है, टीसीएस हमारा इस पॉइंट पे आया था नीचे यहाँ पे, सो यहाँ से नीचे आना चालू किया। अब इसमें हम पहले भी अगर इसमें चेक करते हैं कि ये लास्ट टाइम यहाँ से इसमें बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये डोजी कैंडल बना दिया, डाउनवर्ड डोजी है लेकिन डोजी है, तो ये नीचे आया था, हम यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे। यहाँ पे हम नहीं इन्वेस्ट करते क्योंकि इसमें हमें लेवल दिख रहा है कि ये यहाँ से उठना चालू किया है, तो हो सकता है टीसीएस 3500 मीन्स 3500 के रेट की बजाय और नीचे जाए, तो ये हम देखेंगे कंफर्मेशन कि हमें ये 3400 से बढ़ते हुए मिला, तो 3500 की जगह हमें इस जगह पे लगाना था। या हम और वेट करना चाहते तो वेट कर सकते थे कि जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए तब हम इसमें डालेंगे पैसा। तो इसमें हमने अगर 3476, ये 1 नवंबर को 3476 पे अगर हमने इसमें पैसा लगाया होता, तो फिर उसके बाद ये हाई बनाया यहाँ पे भी हम निकालते तो भी हमारा लॉस नहीं था, प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 5% का। नहीं तो थोड़ा सा और वेट करके कि जब निफ्टी ने अपने हाई पहुंच गया तब हमें लगाना था, तो भी हमें 3400 से ऑलमोस्ट 3900 तक का प्रॉफिट, 500 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट मिलता। तो टीसीएस बड़ी कंपनी है, इसमें हम अपना जो बाकी बचा 50% का इन्वेस्टमेंट है उसको यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ये ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। तो हमें अपना डिसाइड करना है कि हम कहाँ पे कितना रिस्क ले सकते हैं, कहाँ पे हमें सेफली इन्वेस्ट करना है, और कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे हमें हमेशा पैसा बढ़ाना है, निकालना नहीं है कभी। तो वो शेयर अलग क्वालिटी के होते हैं। ये सारे शेयर्स जो मैंने लिस्ट बना रखी है, बजाज फाइनेंस, बजाज पेंट, आयशर मोटर, हेवल्स, ये सब जो है डाउन नहीं जाते बहुत जल्दी। जब मार्केट भी जब डाउन गई थी तो ये डाउन नहीं गए थे, मुश्किल से मार्केट जो है 50% डाउन आई थी, ये जो है 10, 15, 20% ही डाउन आए थे। तो ऐसे में हमें लगाना है। अब लास्ट में हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी आती है कि कुछ लोग इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे में कैसे यूज करना है, और इंट्राडे में भी हमें इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी में कैसे यूज करना है, क्योंकि वहां पे हमारा पैसा डबल होने का, मुश्किल से 1 घंटे में पैसा डबल होने का चांस ज्यादा रहता है। तो वहां पे कैसे हम स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, और इसको हम कर देंगे 5 मिनट के कैंडल स्टिक पे। जब भी हम देखेंगे कि मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे 30 के नीचे आया, उसके बाद भी नीचे आया, लेकिन स्ट्रेटजी ऐसी है कि आपको कभी भी इसमें लॉस नहीं होगा। लॉस कैसे नहीं होगा, मीन्स फर्स्ट टाइम ये 30 के नीचे आया, इस समय निफ्टी बैंक चल रहा है 34,929 पे, तो हमें किसका स्ट्राइक प्राइस लेना है, 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर। मीन्स ये हमारा एफएनओ ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है बैंक निफ्टी में। जो भी कोई इसमें करता है उसको इन्फॉर्मेशन होगी कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कॉल ऑप्शंस कब लेना है, पुट ऑप्शंस कब लेते हैं, हमें सेल करना है कि बाई करना है। यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी केवल बाइंग के लिए है, वहाँ पे अमाउंट कम लगता है, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन प्रॉफिट भी उसमें ज़्यादा रहता है। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मीन्स परसों मीन्स थर्सडे को ये बैंक निफ्टी डाउन आया था 1:30 बजे करीब, 130 को डाउन आया था, 30 RSI 30 के नीचे, और उस समय इसका प्राइस चल रहा था 34,929।
हमें इससे एक स्ट्राइक प्राइस या मैक्सिमम 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर की कॉल खरीदनी है, क्योंकि डाउन गया है, अब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, 34,929, तो हमें इसकी 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर क्या हुई, 35,100 या 35,000 मैक्सिमम 200 तक हम जाएंगे। तो इसमें अगर मैं 35,200 का 10th मार्च का कॉल ऑप्शन लेता, तो ये कितने में मिलता हमें, 1:30 बजे 650 रुपए पे, यहाँ पे मैं खरीद लेता। अब यहाँ पे ये डाउन गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट में क्रैश नहीं आएगा तब तक ये स्ट्रेटजी हमें लॉस नहीं देगी। 650 पे मैंने खरीदा, ये ऊपर गया, तुरंत मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता तो 750 100 रुपए पर लॉट पे मुझे प्रॉफिट भी हो जाता। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी हमेशा यही रखनी है कि जब तक ये 70 के ऊपर नहीं क्रॉस करता है तब तक मैं सेल नहीं करूंगा, और स्टॉप लॉस इसमें 50% का रखना है। तो मैक्सिमम टाइम मैं स्टॉप लॉस रखता नहीं हूँ जल्दी, तो इसमें 650 पे मैंने खरीदा, यहाँ पे गया, मैंने नहीं सेल किया क्योंकि ये RSI 30 के ऊपर नहीं गया है। फिर यहाँ पे नीचे आया, कोई बात नहीं, मुझे 50 रुपए पर लॉट का लॉस हो रहा था यहाँ पे, और नीचे गया, फिर ये यहाँ पे आया। अगर आजकल जैसे न्यूज चल रही है वॉर की कि कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे फिर से एग्जिट कर जाता, तो भी मुझे ऑलमोस्ट 50 रुपए पर लॉट पे प्रॉफिट होता, 650 से 700 के ऊपर। लेकिन नहीं, स्ट्रैटेजी मुझे फॉलो करनी, मुझे पूरा कंफर्मेशन है कि अगर कोई बड़ी न्यूज नहीं आई तो ये स्ट्रैटेजी मुझे प्रॉफिट देगी। मैंने नहीं सेल किया, रात में ओवरनाइट न्यूज आई कि रशिया ने उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर दिया, तुरंत यहाँ पे रात में ही दिख गया कि यूएस या यूरोपियन मार्केट डाउन जा चुकी है, 2% डाउन गई है। SGX निफ्टी भी अगर कोई ट्रेड करता है, ट्रैक करता है, तो उसमें भी दिखेगा कि वो 3% डाउन गया था, लेकिन ओवरनाइट ही वो 1.5% ऊपर भी आ गया। मीन्स ये न्यूज छोटी थी, तो इसलिए मुझे इसमें पैनिक नहीं करना है, मुझे मार्केट खुलते ही सेल नहीं कर देना। मार्केट खुलते ही ये क्या दिखा मुझे कि ये 326 पे आ गया, 326 से 400 पे। अब यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है कितना, ऑलमोस्ट 300 रुपये पर लॉट। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, या तो मैं एक और लॉट खरीद लूंगा 326 रुपये पे, तो 326 रुपये पे अगर मैं एक और लॉट खरीदता, या 350 पे भी मैं एक और लॉट खरीदता, तो मेरा एवरेज हो जाता 1000 रुपये टोटल लगे, मेरा एवरेज हो जाता 500 रुपये का। और फिर जब भी ये ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट देगा। 500 रुपये का एवरेज है, ये थोड़ा और नीचे गया, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जब ये ऊपर गया तो इसका हम देखेंगे, ये 500 छोड़ो, ये 600 650 तक गया। तो जो हमें यहाँ पे लॉस हो रहा था, ये जब भी मार्केट ऊपर जाएगी ये प्रॉफिट देगी। अगर हम एक लॉट 500 पे भी निकाल के दूसरा लॉट रखे रहते, या दोनों लॉट रखे रहते, तो हमें लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता। ये देखेंगे हम कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर ये इसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया, तो भी हमें जो 500 रुपये एवरेज प्राइस था उस पे हमें ऑलमोस्ट 500 या 600 रुपये तक का गया, तो 100 रुपये पर लॉट, हमारे पास 2 लॉट थे, 100 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट हुआ। अब फिर क्या करना है, जैसे ही ये ऊपर गया, अब हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन ले लेना है। कितने बजे, 1 बजे, और कितने प्राइस का, ये हम देखेंगे कि जैसे ही 1 बजे ये ऊपर गया, इसकी ये ऑलमोस्ट 35,000 पे पहुंच गया। अब यहाँ पे तुरंत हमें 35,000 की जगह 34,800 का पुट ऑप्शन ले लेना है। तो 34,800 का अगर हम पुट ऑप्शन लेंगे इसी नेक्स्ट वीक का, तो 1 बजे हम देखेंगे कितने प्राइस पे था वो। 1 बजे इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 630, मान लेते हैं 650 पे हम ले लिया। ये और नीचे गया, लेकिन उसके बाद जब ऊपर गया तो 650 से ये 900 रुपए तक, मीन्स ऑलमोस्ट 250 रुपए पर लॉट का हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। और 250 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट होता है, मीन्स ऑलमोस्ट 6,000 रुपए पर लॉट। सो ये स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं। इसका एक और सिंपल तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें और हेल्प हम ले सकते हैं। एक मिनट,
अगर हम इसमें थोड़ी सी और मेहनत करें कि इसको हम कैसे करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे हम जाएंगे, सॉरी investing.com पे हम जाएंगे। investing.com पे हम क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां हमें हेल्प मिलती है, हम अपने चार्ट में मार्किंग्स को सेव करके रख सकते हैं। जीरोधा में कभी कभी मार्किंग्स डिलीट हो जाती हैं, तो अगर उन मार्किंग्स को हम सेव कर लें, या पहले से ही हमने लेवल अगर आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको अगर हम यूज करेंगे तो वो हमारी हेल्प करेगा कि कब बाइंग और कब सेलिंग करनी है। आपको लेवल डायरेक्टली दिख जाएंगे कि यहाँ से स्टॉक क्यों नीचे जाएगा और क्यों यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं ओपन करता हूँ चार्ट। सो इसमें मेरा काम क्या रहता है, हर सैटरडे संडे को जाके मैं मार्किंग करता हूँ इसमें, और उसके थ्रू मैं नेक्स्ट पूरे हफ्ते ट्रेडिंग लेता रहता हूँ। ये मैंने निफ्टी बैंक करके एक चार्ट बना रखा है, इसमें आपको मैं मार्किंग दिखाऊंगा। ये जितनी भी लाइंस आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ये मेरी ऐसा नहीं है कि मैंने परसों मार्क की है, ये मेरी बहुत पहले के टाइम से चार्ट में मार्क्ड है कि जिसको मैं यूज करता हूँ। इसको मैं अगर आपको डेली बेसिस के चार्ट में भी आप देखोगे तो इसमें इतनी ढेर सारी लाइंस दिखेंगी कि वो कब कब है। तो इसमें मैंने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर उसके बाद 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको डिफरेंट लाइन दिखेगी। अलग जगह पे मैंने लेवल्स आइडेंटिफाई करके छोड़ दिया है, क्योंकि ये फ्यूचर में मेरे बहुत काम आती है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, फिर उसके बाद 1 दिन के टाइम फ्रेम पे, 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैंने इसमें मार्किंग लगा के रख दिया है। तो आप देखोगे जब मार्केट डाउन गया था तब की मार्किंग भी मेरी लगी हुई है, या उससे पहले की भी। अगर मैं मंथली चार्ट पे जाऊंगा तो आपको उससे पहले की भी, मीन्स डाउनफॉल के पहले की भी मार्किंग मेरी लगी हुई है कि इन केस फ्यूचर में अगर मार्केट डाउन जाती है तो मुझे दोबारा नहीं देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक, सॉरी निफ्टी बैंक अगर गिर रहा है तो कहाँ से उठेगा। अगर मेरा आरएसआई वहीं पे 30 से नीचे जा रहा है और वहीं पे मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख गई तो मेरा वो बॉइंग पॉइंट रहेगा। अगर इस निफ्टी बैंक 70 से ऊपर जा रहा है और वहां पे मुझे लाइन दिख गई तो वो मेरा सेलिंग पॉइंट हो जाएगा। सो ये मुझे वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार सैटरडे को मैं पूरे हफ्ते का डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चार्ट देखता हूँ और उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बना के छोड़ देता हूँ। अब इसमें क्या करना है, ये सब मेरी लाइंस पहले की बनी हुई है। आप देखोगे यहाँ पे जब ये नीचे आया तो क्या था कि पहले तो ये यहाँ पे पहले से मेरी लाइन बनी हुई थी। दूसरी चीज मुझे ये लगा कि यहाँ से बैंक निफ्टी 2 बार उठ चुका है तो यहाँ पे भी उठना चाहिए, इसलिए मुझे बाइंग करनी थी। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन थी तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया। लेकिन बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक 30 to 70 वो करता ही रहेगा, उसमें एक बार बाइंग आएगी एक बार सेलिंग आएगी। तो ये था कि कभी ना कभी आज आज नहीं गया है कल ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे छोटा प्रॉफिट बुक करने की जगह मुझे अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो मुझे ओवरनाइट भी वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरनाइट न्यूज आई कि डाउन गया तो मुझे एग्जिट नहीं करना था। अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मार्केट कितना डाउन गई, केवल 2% नीचे आई थी। इंस्टेड ऑफ जब रशिया ने फर्स्ट टाइम अटैक किया था 24 फरवरी को, उस समय 5% मार्केट नीचे आई थी। वहां पे इसमें लॉस होगा क्योंकि 5% रिकवर करना मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, वहां पे इसमें लॉस हो जाएगा। लेकिन कभी कभार का लॉस इसमें चलता है। लेकिन जहां पे हमारा एक दिन में ही हमारा पैसा 1.5 गुना हो रहा है, अभी मार्केट की शुरुआत थी तो ये 1.5 गुना हुआ था। लेकिन अभी आप जब 2 दिन या थर्सडे को आप ट्रेड करोगे या वेडनेसडे को ट्रेड करोगे तो इसमें पैसा डबल भी होता है। लेकिन इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जब ये इससे नीचे आया तो यहाँ पे यहाँ पे हमें एवरेज करना चाहिए था यहाँ की जगह, क्योंकि हमारी लाइन कहाँ पे है,
यहाँ पे है। जैसे ही यहाँ पे आया हमें फिर एवरेज करना है और फिर उसके बाद वेट करना है कि ये ऊपर जाएगा। अब इसको अगर आप इस आरएसआई को जीरोधा में देखोगे तो यहाँ पे डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रहा होगा। ये देखो यहाँ पे इसमें बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रहा है कि मीन्स उसने दिखा दिया यहाँ पे कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा सकती है। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई, सॉरी यहाँ पे उसके यहाँ पे इतनी लंबी ग्रीन लाइन बनी कि मीन्स पिछले जो 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम था उसमें जो आरएसआई है वो ऊपर ही जा रहा है। मीन्स यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर जाएगा मार्केट और हमारा पैसा बनेगा। इसको हम यूज कर सकते हैं। हमने फिर आरएसआई पे यहाँ पे लिया और फिर जब यहाँ पे दिखा मुझे कि आरएसआई ऊपर तो गया लेकिन उतना ऊपर नहीं गया, मीन्स बियरिश डाइवर्जेंस बन गया, तो अब हमारा जो मैंने यहाँ पे पैसा लगाया है वो हमें प्रॉफिट देगा। तो इस तरीके से हम पुट एंड कॉल के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आरएसआई को यूज करके पैसा बना सकते हैं। नहीं तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम ये सब मार्किंग्स बना के भी अपना लेवल आइडेंटिफाई करके ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और पैसा बना सकते हैं। ये है हमारा कि आरएसआई को ही यूज करके हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा लगा के पैसे कमाने हैं, वो हम कर सकते हैं। कोई भी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कोई भी स्ट्रेटजी हमारी 100% कॉन्फिडेंस से हम नहीं कह सकते। उसमें मैक्सिमम 80% या हमारा प्रॉफिट हम कम लेना चाहते हैं तो 90% तक हमारा प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर हम हमेशा अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट ही होगा, लॉस में हम नहीं जाएंगे आरएसआई को यूज करके। अब इसमें अगर आपको देखना है कि पहले का, इससे ये तो हमने इस हफ्ते का दिखाया, इससे पहले का ये है मार्केट जब डाउन आ गई थी अचानक से। तो यहाँ पे हमने लिया पुट ऑप्शन, एक मिनट इसको, हाँ, यहाँ पे हमने लिया पुट ऑप्शन, तुरंत ही ये ऊपर चली गई। ये है 28 तारीख की कैंडल, मीन्स पिछले फ्राइडे की। अब पिछले फ्राइडे की कैंडल हमें पुट ऑप्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी में कितने पे लेना था, ये है चल रहा है 35,000, सॉरी अगर इसका मैंने चार्ट नहीं सेव किया सो इसको मैं निफ्टी पे दिखाता हूँ। निफ्टी का चार्ट मैंने सेव करके रखा है। यहाँ पे ये नीचे आया, ऑलमोस्ट टच कर गया था, जब ये कंप्लीट कैंडल नीचे बनी तो ये 30 पे टच कर गया था। यहाँ पे हमें कितने का कॉल ऑप्शन लेना था, 16,700 का, क्योंकि निफ्टी की रेंज स्मॉल होती है तो हमें 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर क्या होगा, और 16,700 या 16,800, तो 16,700 का कॉल ऑप्शन हमें लेना था 2:05 पे। सो अगर हम देखेंगे 28 तारीख को, सॉरी 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो फिर से अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो इसमें हमें 16,700 का कॉल ऑप्शन आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो, ये है चार्ट। 28 तारीख को आप देखोगे कि 1:30 बजे पे ये करीब 200 पे था। एक मिनट, कितने बजे लेना था, हाँ 2:05 पे लेना था। ये ऑलमोस्ट अराउंड 200 रुपए पे था, और जब डे एंड हुआ तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 280 तक गया था। मीन्स 40% प्रॉफिट मुश्किल से 1.5 घंटे में हो गया, और 80 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट मीन्स 4,000 रुपए हमें प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसको निफ्टी में भी लगाएंगे, बैंक निफ्टी में भी लगाएंगे आरएसआई को, वो हमें ओवरऑल प्रॉफिट ही देगा, बहुत रेयरली लॉस देगा जब तक हमारा बहुत डाउनफॉल ना हो। अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मुझे पुट ऑप्शन भी ले लेते और नेक्स्ट डे जब मार्केट नीचे गई तो देखो हमारा तुरंत 16,800 से 16,600, 200 पॉइंट का मार्केट नीचे आया। तो ये हमें चंचल, हाँ एक चीज है इसमें, इसमें तो प्रीमियम भी ये होता है ना, कमती होता है, राइट? हाँ हाँ, जैसे फ्राइडे को प्रीमियम ज्यादा रहेगा, तो अभी जब मैं कॉल दिखा रहा था ये 850 की या 900 की चलती है। यही सेम कॉल अब जब वेडनेसडे को देखोगे 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, तो ये 850 की जगह 300 या 400 की हो जाएगी। थर्सडे को यही, आप अगर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर मान लो कि आज एक प्राइस ले लिया, ठीक है, इफ यू आर कैरिंग इट ओवर टू द नेक्स्ट डे, दैट प्रीमियम विल आल्सो डिक्रीज, राइट?
नहीं नहीं, तो उतना डिक्रीज नहीं करता, एक दिन में उतना डिक्रीज नहीं करता। अगर हम 2 दिन के लिए इसको कैरी ओवर करते हैं तो फिर इसमें रिडक्शन आता है, तब टाइम डिके ओके। अप्लाई होने की वजह से इसमें चेंज हो जाता है। तो इसमें दूसरी स्ट्रेटजी भी अच्छा, है कि एक ऐसा कुछ रेशियो है क्या कि इतना डिक्रीज होता है इफ यू कैरी इट ओवर फ्रॉम वन डे टू द अदर डे, नेक्स्ट डे? जनरली उसको 10% के बेसिस पे लेके चलते हैं, कि मीन्स प्राइस में कितना ड्रॉप या इंक्रीज हो रहा है, उसका 10 टाइम्स हमारा प्रीमियम में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ओके। 10 टाइम्स या ऑलमोस्ट 50% हम मान के चलते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में 50% का रहता है, शेयर में 10 टाइम्स रहता है। और जैसे अच्छा, जैसे ये वो आरएसआई डाइवर्जेंस वाला इंडिकेटर investing.com में मिल नहीं रहा है। नहीं नहीं, वो इन्वेस्टिंग में नहीं है, वो केवल जो है इसमें जीरोधा में है। ओके ओके। अच्छा, तो जीरोधा में। हाँ, वो जनरली जो है, एक्चुअली वो जीरोधा डायनम में तो जीरोधा में यू नीड टू ओपन अकाउंट, राइट? यस यस। अच्छा, वहाँ पे मैं वही देख रहा था एक्चुअली, जीरोधा में तो ट्रेडिंग हम्म अकाउंट होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट, राइट? हम्म। ओके, ठीक है। तो अभी हो सकता है कॉल ड्रॉप हो जाए थोड़े देर में, तो फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी यही है कि हमें अगर यहाँ पे एवरेज भी नहीं करना है, तो इससे 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर लेंगे, तो जब भी ये जाएगा, ये पिछले वाले हमारे कॉल ऑप्शन को फिर इंक्रीज कर देगा। तो उसमें भी हमारा लॉस नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि 35,200 के को हमने ले रखा था 650 पे, ये हमारा फिर से 650 पे आ गया। यहाँ पे हमें एवरेज करने की जगह हमें करंट जो रेट चल रहा है उसके 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर लेते हैं हम। तो 34,200 चल रहा है, तो 34,400 का अगर हम कॉल ऑप्शन लेते तो उसमें हमें और ज्यादा प्रॉफिट होता। उसमें जो हमारा आ गया 627 से 1100 तक, मीन्स ऑलमोस्ट 500 या 450 पॉइंट्स पर लॉट का इंक्रीज यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे जो हमारा 650 पे हमने ले रखा था, वो भी अराउंड 600 पे आ गया। तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स का लॉस, वहां पे 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट, मीन्स ऑलमोस्ट 350 का प्रॉफिट हो जाता है हमें। तो ऑलमोस्ट इक्वेशन सेम रहेगी, लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं तो एवरेज भी कर सकते हैं, नहीं तो करंट प्राइस जो चल रहा है उससे 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का एक और लॉट ले सकते हैं। ये है। सो ये स्ट्रेटजी है, मींस आरएसआई को हम 70-30 के बेस पे यूज कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम इसको निफ्टी पे लगा के फिर हम अपना टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि कब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पैसा डालना है और कब हमें एग्जिट करना है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम लगा रहे हैं तो डेली और वीकली चार्ट पे लगा सकते हैं। कोई क्वेरी इस पे? हेलो? नहीं, ठीक है। हम्म। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी थी जो हम लोग यूज करते हैं, या यूज कर सकते हैं अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, या मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी। तो किसी न्यूज़ पे या किसी और एनालिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चार्ट ये देखेंगे। केवल इसमें मैंने एक ही लगाया है, आरएसआई डाइवर्जेंस, और कुछ नहीं यूज़ किया है। और उसको यूज़ करके हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। जब हमारा आरएसआई 70 से ऊपर या 80 से ऊपर पहुंच जाए निफ्टी का, हमें अपना पैसा निकाल के, जो हमारे छोटे शेयर हैं उसमें से पैसा निकाल के हम गोल्ड बीज, गोल्ड शेयर या गोल्ड डीटीएफ में लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा पैसा बढ़ेगा। और जो बड़े शेयर हैं हम उसको रख सकते हैं। बड़े शेयर्स में जैसे ये बजाज फिनेंस, बजाज पेंट,
ये सब हमारा शेयर कभी डिक्रीज नहीं करता, या डिक्रीज करता भी है तो उतना नहीं करता जितना बाकी सारे शेयर करेंगे। तो इसको हम देखेंगे वीकली बेसिस पे, अगर हम लगाते हैं तो ये 600 से बर्जर पेंट हमारा डाउन आया था, ओनली 20% या 25% डाउन आया था, जहाँ पे बाकी सारे शेयर थे वो 50% तक डाउन चले गए थे, लेकिन ये केवल इतना डाउन आया था 25%। और उसके बाद से तो इसको हमें ऐसे शेयर्स को हमें निकालने की जरूरत नहीं है। इसको अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे तो ये सब शेयर्स क्या हैं, इसमें अगर हमने 10 साल पहले भी पैसा लगा के छोड़ा होता तो आज हमें ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट देते। 2010 में ये शेयर 20 रुपए का था, आज के समय ये 800 रुपए का है। बर्जर पेंट उस समय भी फेमस था, ऐसा नहीं है कि बर्जर पेंट आज फेमस हुआ है, उस समय भी फेमस था अच्छा खासा। टाइटन, टाइटन बहुत फेमस शेयर है, इसमें भी उतना डाउनफॉल नहीं आया। आप जब देखोगे ये 1200 से या ऑलमोस्ट 1300 से 1000, 30% का डाउन आया था, और उसके बाद जब ये गया है ऊपर तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में है, तो ये सब शेयर आप कभी भी इनको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। और अगर एग्जिट करते भी हो तो आपको दोबारा से इसमें फिर से जब ये डाउन जाए तो इसमें और पैसा डालना है। तो ये आपका परमानेंट, ये सब शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का सोचना ही नहीं है, एक बार डाल के छोड़ दो, ये हमें लाइफ लॉन्ग प्रॉफिट ही देंगे। लेकिन जो छोटे शेयर्स हैं जिसमें प्रॉफिट रेट ज़्यादा होता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हमारे ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें जहाँ पे पैसा 4 गुना करना है, 10 गुना करना है, वहाँ पे हमें बाइंग जोन या सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे हम अपना RSI को यूज करके लगा सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट बाकी है, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग रैप करते हैं, नहीं तो हम लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना है क्या फिर से? नो आंसर तो ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। होप करता हूँ कि ये हेल्पफुल होगा हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू। थैंक यू। Thanks, Chancel. थैंक्स।